हेलो एवरीबॉडी, कैसे आप सभी। स्वागत करती हूँ आपका फिर से नई वीडियो में। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे DSSSB PRT वैकेंसी के रिगार्डिंग कि कब तक हमारा नोटिफिकेशन आ सकता है, क्या हमारा एग्जाम पैटर्न रहेगा, कितनी कट ऑफ जा सकती है और किस प्रकार से आप एक अच्छी तैयारी कर सकते हैं। तो देखिए, हम सबसे पहले बात कर लेते हैं पदों की। आपको 3826 अप्रोक्स पद देखने को मिल सकते हैं। इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, इससे कम नहीं मिलेंगे। और ये वैकेंसीज जो रहेगी MCD और DOE दोनों डिपार्टमेंट्स की रहेंगी। देखिए, है दोनों ही डिपार्टमेंट्स भले ही अलग है, लेकिन है दिल्ली की ही नौकरी, ठीक है। तो इसको देख के घबराना नहीं है। MCD एंड DOE के इन डिपार्टमेंट से हमें वैकेंसी देखने को मिलेगी। जो ये मात्रा है पदों की, ये ज़्यादा भी हो सकते हैं, कम नहीं होंगे, लेकिन ज़्यादा हो सकते हैं। फिर हम बात करते हैं नोटिफिकेशन आपको कब तक देखने को मिलेगा। देखिए, अभी तो आपको पता आचार संहिता लगी हुई है, इलेक्शन चल रहे हैं। तो इलेक्शन जैसे ही हमारे समाप्त होते हैं, उनका रिजल्ट आता है, उसके बाद ही आपको क्या मिलेंगे, नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा PRT के रिगार्डिंग। DSSSB के जितने भी और नोटिफिकेशन है, जैसे PGT, TGT, NTT एंड अदर नॉन टीचिंग एग्जाम्स, उनके सभी के नोटिफिकेशन आ चुके हैं। बस हमारे किसके रहते हैं, PRT के रहते हैं। और फिर स्पेशल एजुकेटर के हमारे नोटिफिकेशन आने बाकी है। तो ये आपको पॉसिबिलिटी है कि जैसे ही हमारे इलेक्शन उनका रिजल्ट आ जाएगा, यानी कि जो ये प्रोसेस है वो समाप्त होने के बाद, उसके बाद आपको जुलाई या फिर अगस्त में आपको क्या देखने को मिलेगा, नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। फिर हम बात करते हैं CTET 2024 कि ये उन बच्चों के लिए सबसे अच्छा मौका है जिन्होंने इस साल जो आप CTET का एग्जाम देंगे। यदि आपका रिजल्ट आ जाता है CTET का नोटिफिकेशन आने से पहले, तो आप एलिजिबल हो जाएंगे इस फॉर्म को फिल करने के लिए। तो CTET 2014 वाले क्या है, एलिजिबल हो जाएंगे BEd या फिर DLED। देखिए, BEd वाले इस फॉर्म को नहीं फिल कर सकते। ओनली जो DLED है, जो प्राइमरी टीचर के हैं, वो DLED या फिर जो JBT हम इसको बोलते हैं, वही क्या कर सकते हैं, इसको फिल कर सकते हैं। पैटर्न क्या रहेगा, 200 मार्क्स का आपका पेपर होगा। उसमें से कम आपको 150 मार्क्स लेकर आने पड़ेंगे, तभी क्या कर सकते हो, आप सिलेक्ट हो सकते हो। 150 तो आपको मिनिमम मानकर ही चलना है, ठीक है। यस, इसमें नेगेटिव मार्किंग देखने को मिलेगी। ऑनलाइन आपका एग्जाम होगा। CBT स्ट्रेटेजी मैं आपको सबसे बाद में बताऊंगी। सबसे पहले हम बाकी और चीजें डिस्कस कर लेते हैं कि क्या क्या हमारी, कैसे आपको तैयारी करनी है, किस तरीके से आप क्वालिफाई कर पाएंगे आपके एग्जाम को। और आपको CTET में पास करने के लिए आपको देखिए क्या चाहिएगा। यदि आप दिल्ली के पर्सन हैं, यदि आप दिल्ली से फॉर्म फिल कर रहे हैं, तो आपको जनरल वाले हो तो आपको कितने जानने चाहिए, 90 मार्क्स आपको लेकर आने पड़ेंगे। PH SC ST को 82 लेकर आने पड़ेंगे। एंड OBC आप दिल्ली के OBC हो तो ही आप OBC में आओगे, अदरवाइज आप OBC में काउंट नहीं होगे, जनरल में काउंट होंगे। यदि दिल्ली के तो आपको 82 लाने पड़ेंगे। आउटसाइड दिल्ली यानी कि अदर स्टेट के जो पर्सन होंगे, जनरल को 90 लाने पड़ेंगे, SC ST PH को 82 लाने पड़ेंगे, OBC को भी 90 ही लाने पड़ेंगे। यानी कि बेसिकली बात क्या है, यदि आप दिल्ली के OBC है तो ही आपको रिलैक्सेशन मिलेगा, अदरवाइज आपको नहीं मिलेगा। और OBC को कितने लाने हैं, दिल्ली वाले को 82 लेकर आने हैं। तो ये उन बच्चों के लिए बड़ी खुशखबरी रहेगी जो इस साल CTET का एग्जाम दे रहे हैं। तो बेटा अपने CTET पर भी फोकस करना, जिससे कि आपका क्या होगा, यदि आप क्वालिफाई कर सकते हैं तो आप आने वाली वैकेंसी में एलिजिबल हो सकते हैं, ठीक है। फिर एग्जाम पैटर्न की बात कर लेते हैं हम। एग्जाम तो एज आपकी क्या रहेगी, 30 ईयर्स रहेगी। यहाँ पर वुमेन को कोई भी रिलैक्सेशन देखने को नहीं मिलेगा। इससे पहले 10 साल का हमें रिलैक्सेशन मिलता था वुमेन को, लेकिन अब से ये नहीं है। एज आपकी 30 ईयर्स रहेगी। और वैसे जो क्लासेस है उसके अकॉर्डिंग जो रिलैक्सेशन है वो अलग रहेगा, ठीक है। जैसे OBC वालों को 3 साल का मिलता है, वो सारी चीजें अलग रहेगी, लेकिन 30 ईयर्स आपका मिनिमम मैक्सिमम एज होगी। अब बात कर लेते हैं कि एग्जाम आपका किस टाइप का होगा। देखिए, जो बच्चे अभी फर्स्ट टाइम प्रैक्टिस कर रहे हैं PRT के लिए, क्या उन बच्चों के लिए बड़ा ही इंफॉर्मेशन है। तभी आप क्या कर सकते हो, किसी भी एग्जाम में बैठने से पहले आपको उस एग्जाम का पैटर्न पता होना चाहिए, अदरवाइज आप उस एग्जाम में सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो आपका जो मैथ्स रहेगा बेटा वो 20 मार्क्स का रहेगा, रीजनिंग 20 मार्क्स की रहेगी, हिंदी 20 मार्क्स का रहेगा, इंग्लिश 20 एंड जनरल अवेयरनेस भी 20 का। टोटल मिला के 100 मार्क्स आपका फर्स्ट पेपर रहेगा। एंड टीचिंग एप्टीट्यूड भी आपका 100 मार्क्स रहेगा। दोनों को मिलाकर आपका 200 मार्क्स का आपका क्या होगा, एग्जाम आपको देखने को मिलेगा। नेगेटिव मार्किंग रहेगी। CBT आपका पेपर होगा, ऑनलाइन आपका पेपर कंडक्ट कराया जाएगा। 200 मार्क्स का आपका एग्जाम होगा। और एक बार यदि आपने जैसे मैथ्स को आपने ओपन किया, यदि मैथ्स को आपने सबमिट कर दिया, उसके बाद दोबारा आप इसको ओपन नहीं कर सकते। यानी कि एक सेक्शन आपका एक बार ही ओपन होगा। यदि आपने उसको सबमिट कर दिया तो आप उसको वापस दोबारा खोल नहीं सकते। तो इसलिए आपको क्या करना है, अच्छे से आपको अपनी प्रैक्टिस करनी है। अब बात कर लेते हैं हम स्ट्रेटेजी की, हम स्ट्रेटेजी कैसे बनाएं, ठीक है।
तो सबसे पहले बेटा मैं चाहती हूँ कि आप क्या करें, अपने पार्ट 1 को अच्छे से कवर कर लीजिए। ठीक है, पार्ट 1 यानी कि जो जनरल पेपर आपका होता है, मैथ्स, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस, आप इन पर अच्छी अपनी पकड़ मजबूत कर लिए। अभी आपके पास बहुत टाइम है, यदि आप अभी से प्रैक्टिस करके चलेंगे ना तभी आप एग्जाम में सर्वाइव कर पाएंगे। तो सबसे पहले आप पार्ट 1 की प्रिपरेशन कर लिए। मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ, लेकिन करना तो आपको पार्ट बी भी है, लेकिन पार्ट 1 मैं इसलिए बोल रही हूँ कि यदि इसके अलावा यदि कोई नॉन टीचिंग एग्जाम आपका देखने को मिलता है किसी भी चीज़ का, तो आप वहाँ पर ये 5 सब्जेक्ट हमारे हमेशा देखने को मिलते हैं, तो आपके ये पहले क्या हो जाएंगे, प्रीपेयर कर लेंगे, तो आप किसी और एग्जाम को देंगे तो आपको उसमें भी ये बेनिफिशियल रहेगा। इसलिए तो मैं आपको बोल रही हूँ कि पार्ट 1 आप अपना कवर कर लीजिए, और जैसे ही आपका पार्ट 1 कवर हो जाए, या फिर आप ये कर सकते हैं दिन में, जैसे मान लीजिए आपने 5 घंटे का रूटीन बना रखा है, तो 4 घंटे करके पहले इसको पूरा कर लीजिए, और 1 घंटा आप टीचिंग एप्टीट्यूड को भी देखिए साथ साथ, ताकि आपकी वो भी तैयार रखती रहे। अब बात करते हैं हम स्ट्रेटेजी की। स्ट्रेटेजी पर ही आ गए हैं, तो पहले मैंने बता दिया आपको पार्ट 1 पहले कवर कर लेना है, और हमेशा आपको कंसिस्टेंसी रखनी है। यदि आप कंसिस्टेंसी से करेंगे तो काम आपका डेली आप कुछ ना कुछ पढ़ाई कर पाएंगे। यदि आपने आज पढ़ा कल कुछ नहीं पढ़ा तो आप वो भी भूल जाएंगे। कंसिस्टेंसी के साथ आपको ये भी याद रखना है कि जो चीज़ें आज आपने पढ़ी है, कल आप पढ़ने से पहले उनको सबसे पहले रिवाइज करेंगे, और उसके बाद आपको क्या करना है, PYQ को साथ लेकर चलना है। PYQ बड़ा ही के पॉइंट है आपका किसी भी DSSB एग्जाम को क्लियर करने के लिए। ठीक है, तो आपको PVQ साथ साथ करते हुए चलना है। PYQ से हमारे बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं एग्जाम के अंदर, रिपीट होते हैं DSSB के अंदर। तो आपको क्या करना है, PYQ जिस भी आप मैथ्स का करें तो मैथ्स के 20 क्वेश्चन के PYQ आप करते जाएंगे। ठीक है, जिस भी आप एग्जाम की प्रैक्टिस कर रहे हैं उस एग्जाम में आए हुए, जैसे मान लीजिए आप PRT की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो PRT के अंदर जितने भी हमारे पार्ट A एंड पार्ट B में जितने भी क्वेश्चन आए प्रीवियस ईयर, वो आप कलेक्ट करना है। ठीक है, जब आप उनको पूरा कर लेते हैं और अभी भी आपके पास टाइम है सफिशिएंट, तो आप किसी भी अदर एग्जाम पर स्विच कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि फिर PGT का आप पेपर 1 कर सकते हैं पार्ट 1, क्योंकि पार्ट 1 PGT में भी आता है, TGT में भी आता है, तो वहाँ से आप उनको उठाकर कलेक्ट कर उनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन आपको PYQ करते रहना है। यदि आपके एग्जाम के हो जाते हैं तो आप किसी अनदर एग्जाम पर स्विच कर सकते हैं। PYQ मस्ट है, बता रही हूँ, PYQ करने हैं, कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ना है, नोट्स को रिवाइज करना है। यदि आपको कोई भी डाउट रहता है किसी भी चीज़ का तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं आपकी पूरी कोशिश करूँगी हेल्प करने की। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय।